हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वेश स्टडी। बच्चों, आज हम यहाँ पे एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का 5th चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। मींस ये आपका आएगा मैकेनिक्स के अंतर्गत। तो आज हमको डिस्कस करना है मैकेनिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा है? 5th चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहले यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स के अंतर्गत हम क्या स्टडी करेंगे, किस चीज की स्टडी करेंगे। इसके पहले आपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ा। वो आपका किस में आता है? काइनामेटिक्स में। वो किस में आता है? काइनामेटिक्स में। काइनामेटिक्स में क्या होता है कि हमको इफेक्ट पता चलता है, बट वो इफेक्ट किस कॉज की वजह से पैदा हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ये बात हमको पता नहीं चलती। काइनामेटिक्स केवल इफेक्ट को शो करता है, ठीक है। बट मैकेनिक्स में क्या होगा? मैकेनिक्स में कॉज का पता लगा पाएंगे हम कि किस रीजन की वजह से इफेक्ट जनरेट हो रहा है। जो भी काइनामेटिक्स में इफेक्ट आपने पढ़ा, वो इफेक्ट किस रीजन की वजह से आ रहा है, क्या कॉज है, वो कॉज की स्टडी किसमें हम करेंगे? मैकेनिक्स के अंतर्गत, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, देखा गया जैसे कि एक स्टोन है और उस स्टोन को हम क्या कर रहे हैं? ऐसे छोड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसे थ्रो कर रहे हैं। थ्रो करने के बाद वो स्टोन क्या हो रहा है? आगे जाकर गिर जा रहा है अर्थ सरफेस पे, ठीक है। तो अब यहां से ये क्वेश्चन उठता है कि क्या किसी भी बॉडी की स्टेट, जो भी स्टेट है, अगर रेस्ट की स्टेट है तो रेस्ट, मोशन की है तो मोशन, उसको कंटिन्यू रखने के लिए फोर्स की नीड पड़ती है, ऐसा है क्या? ठीक है। अब देखो, यहां पर आए सबसे पहले आपके एरिस्टोटल जी। एरिस्टोटल सर क्या कहते हैं कि अगर कोई भी बॉडी है, उसकी स्टेट को कंटिन्यू रखना है तो हमको कंटिन्यूअस उसको फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि एक हमारे पास क्या है? बो और एरो है। अगर हम क्या करें, एरो को चाहते हैं कि वो काफी डिस्टेंस कवर करे, तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसको छोड़ देते हैं। वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है एरो, और उसके बाद अर्थ सरफेस पे गिर जाता है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि जिस वेलोसिटी से वो एरो स्टार्टिंग में चलना स्टार्ट किया था, वो उसकी कंटिन्यूअस वेलोसिटी रहे, मतलब कि वो चलता ही रहे, कहीं पे रुके ना, अपनी मोशन की स्टेट को कंटिन्यू रखे, तो एरिस्टोटल सर क्या कहते हैं कि हमको फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? फोर्स की। मतलब किसी भी बॉडी की स्टेट को कंटिन्यू रखने के लिए कंटिन्यूअस उसको क्या देना पड़ेगा? फोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये कहते हैं एरिस्टोटल सर। बट इसके बाद क्या होता है? एनसीईआरटी में आपके एरिस्टोटल फॉलिसी बताया गया है। एरिस्टोटल फॉलिसी। फॉलिसी का मतलब यह है कि एरिस्टोटल सर ने जो भी बात करी वो क्या थी? गलत थी, ठीक है। और इसको गलत साबित करने वाले कौन आए? गैलीलियो आए। गैलीलियो ने क्या किया कि इंक्लाइंड प्लेन पे कुछ एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने इंक्लाइंड प्लेन लिया, ऐसा कुछ, और यहां पे एक बॉल को रखा। इस बॉल को वो क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो ये इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये बॉल रोल करते 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 यहां पहुंच जा रही, ठीक है। मतलब उन्होंने ये देखा कि जिस हाइट से हमने बॉल को ड्रॉप किया था इस इंक्लाइंड प्लेन पे, वो सेकेंड साइड में जाकर के अप्रोक्सीमेटली सेम हाइट गेन कर लेती है, ठीक है। एग्जैक्टली तो एकदम मतलब इक्वल नहीं होती, बट अप्रोक्सीमेटली सेम हाइट वो गेन कर रही है। धीरे धीरे इन्होंने क्या करा कि ये जो इनका प्लेन इंक्लाइंड था दूसरे साइड वाला, इसको ये हॉरिजॉन्टल करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, इस तरीके से। और फाइनली इन्होंने इसको ऐसे बना दिया। तो यहां से जब ये बॉल थ्रो करते हैं तो ये बॉल क्या होती है? कंटिन्यूअस ऐसे मोशन
करती रहती है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जाके। मतलब कि ये बॉल रुकती नहीं है। और यहां से इन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि अगर कोई भी बॉडी हमारे पास है और वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो तब तक अपनी स्टेट में कंटिन्यू रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, या फिर अगर बॉडी मोशन कर रही है तो तब तक कंटिन्यूअस मोशन करती रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उस बॉडी की मोशन को रोका नहीं जाएगा। ठीक है, ये बात गैलीलियो सर बताते हैं, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दो एरिस्टोटल सर के स्टेटमेंट पे, तो एरिस्टोटल सर क्या कहते हैं कि किसी भी बॉडी की स्टेट को कंटिन्यू रखने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बट गैलीलियो सर तो इसके उल्टा बोल दिए। वो क्या कह रहे हैं कि अगर स्टेट को कंटिन्यू रखना है तो उसको एक्सटर्नल फोर्स देना ही नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या हो गए, एरिस्टोटल सर गलत हो गए और इसी को बोला जाता है एरिस्टोटल फॉलेसी। गैलीलियो सर क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोई भी बॉडी है वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में कंटिन्यूअस रहेगी हमेशा 1 करोड़ वर्ष तक। ठीक है, कभी तक भी रहेगी, तब तक रहेगी जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, अगर मोशन में है तो मोशन में कंटिन्यू करेगी अपनी स्टेट को, और रेस्ट में है तो रेस्ट में। जब आप उस पे क्या लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, तब जाकर के वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करे। ठीक है, लेकिन एरिस्टोटल सर ने इसके उल्टा कहा, इसकी वजह से इसको बोला गया एरिस्टोटल्स फॉलेसी। ठीक है, बाद में न्यूटन सर आए और न्यूटन सर ने अपने डिफरेंट लॉज दे दिए गैलीलियो की बातों से सहमत होकर के। ठीक है, अब देखो, मतलब ये समझ में आया आप सभी को कि किसी भी बॉडी की स्टेट को कंटिन्यू रखने के लिए फोर्स की कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर किसी भी बॉडी की स्टेट को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, और यही क्या बोला जाता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कि अगर कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी, तब तक रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके पास एक बॉल है, आप उसको रोल करा दो एकदम स्मूथ सरफेस पे, तो बॉल को कहीं रुकना नहीं चाहिए, लेकिन आगे जाकर के बॉल क्या हो जा रही है, रुक जाती है। बेटा, रुकने का रीजन ये है कि वहां पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तुम कितना भी स्मूथ सरफेस बना दो, बट परफेक्टली फ्रिक्शन लेस सरफेस बना पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हम बात करते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है बच्चों? फोर्स का मतलब यह है कि एक टाइप का वो इफेक्ट, वो पुश या पुल जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर दे या फिर चेंज करने की कोशिश करे, ट्राई करे। ठीक है, इट इज अ पुश or pull which change the state of an object or try to change। ठीक है, मतलब कि पुश या पुल को फोर्स बोलेंगे जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को या तो वो कंप्लीटली चेंज कर देगा, ठीक है, या तो फिर चेंज करने की कोशिश करेगा। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फोर्स। बेटा, कैसे इसको समझो थोड़ा सा। जैसे कि एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है, आप उसको क्या करोगे, अगर पैर से ऐसे किक कर रहे हो तो वो पत्थर का टुकड़ा क्या होगा, आगे चला जाएगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, रेस्ट से मोशन में आ जाएगा वो। ठीक है, मतलब कि हमने क्या किया, पैर से किक करके फोर्स लगाया और वो फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो जो स्टोन है, जो पत्थर का टुकड़ा है, वो क्या कर रहा है, अपनी रेस्ट की स्टेट को चेंज करके मोशन में आ जा रहा है। तो फोर्स हमने लगाया तो या तो वो स्टेट चेंज कर देगा, यहां पे कर दिया ना स्टेट चेंज, और या तो फिर ट्राई करेगा। ट्राई करने के लिए एग्जांपल ले सकते हो कि आपके पास क्या है, मान लो कि बहुत बड़ी एक चट्टान है, ठीक है, पत्थर की एक चट्टान है, और आप उसको क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, लेकिन वो क्या हो रही है,
उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, मतलब कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है। वो जो चट्टान है पत्थर का, वो क्या कर रहा है, अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है, जैसे का तैसा है। तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि आपने फोर्स नहीं अप्लाई करा, आपने फोर्स तो अप्लाई करा, बट उसके बावजूद भी उसकी स्टेट चेंज नहीं हुई। बट फोर्स आप वहां पे अप्लाई कर रहे हो, हम ये नहीं कहेंगे कि हमने फोर्स ही नहीं अप्लाई करा, ठीक है। तो या तो वो स्टेट को चेंज कर देगा ऑब्जेक्ट की, और या तो फिर ट्राई करेगा चेंज करने की, कोशिश करेगा कि चेंज कर पाऊं, भले ही ना चेंज कर पाए, ठीक है। इसके बाद बात आती है बच्चों टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, इसकी यूनिट होती है न्यूटन, आप सभी को पता है, 9 से पढ़ते आ रहे हो, जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस की अगर बात करें, जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है आपका, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, बट उसमें आपको ओवरऑल फिजिक्स का एक दर्शन हो जाता है, ओवरऑल व्यू मिल जाता है कि पढ़ना क्या है हमको फिजिक्स में, ठीक है। 11th और 12th क्लास में आपको फिजिक्स कितनी पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, वो सब कुछ बता देता है फर्स्ट चैप्टर आपका। और उसी में आप डिस्कस करते हो फंडामेंटल फोर्सेस, जो कि 4 टाइप के होते हैं आपके, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस की अगर बात करें तो यहां पे 2 टाइप के फोर्सेस हैं, एक है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा आता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है बच्चों, मतलब कि जब 2 चीजें आपस में टच में आएंगी तभी फोर्स अप्लाई होगा, तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे इस बोर्ड पे फोर्स अप्लाई करना है तो जाहिर सी बात है कि मैं इसको टच करूंगा तभी फोर्स लग पाएगा। अगर मैं ऐसे कहूं बेटा कि नहीं मैं ऐसे इस पे फोर्स अप्लाई कर दूंगा, ऐसे लग रहा है क्या फोर्स, ये नहीं लग रहा है। जैसे कि ये मार्कर है, मैं सोच रहा हूं कि इसका ये वाला पोर्शन मैं उधर घुमा दूं, तो कर पा रहा हूं क्या बिना टच के? जब इसको मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा टच करके तभी तो कर पाऊंगा ना, ये चीज समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कांटेक्ट जरूरी है, टच जरूरी है, ठीक है। टच मी जब हम टच करेंगे तभी जाके क्या होगा कि इसका ये वाला पोर्शन इधर जाएगा, तो वो फोर्स जो हम टच करके अप्लाई कर पाए उसको बोला जाता है कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स में आपका क्या आता है, लाइक फ्रिक्शन फोर्स, ये सारे फोर्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सब पे न्यूमेरिकल्स बनेंगे तो ध्यान से समझना। फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है बच्चों, जब 2 सरफेस कांटेक्ट में आते हैं आपस में तभी फ्रिक्शन लगता है। जैसे कि ये एक मेरा पाम है और ये दूसरा पाम है, इसको मैं टच में ले आ दिया, फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो गया, ये ठीक है, फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो गया। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से मैं इस बोर्ड पे इस मार्कर के थ्रू लिख पा रहा हूं। अगर फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाएगा तो ये मार्कर इस बोर्ड पे लिखने के लायक नहीं बचेगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रख लो। आप चलते हो अर्थ सरफेस पे, रीजन है फ्रिक्शन फोर्स। जैसे कि ढेर सारा पानी काफी टाइम से गिरता है, वहां पे क्या लग जाती है, ग्रीन जिसको क्या सहवाल, काई बोलते हैं, काई, ठीक है। तो वो क्या होता है, वहां पे आप पैर रखते हो तो फिसल जाते हो, वाई? क्योंकि फ्रिक्शन आपको कंप्लीटली नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप स्लिप कर गए। तो फ्रिक्शन फोर्स समझ में आया, ठीक है। मतलब 2 सरफेसेस अगर कांटेक्ट में आएंगे तो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होती है, ठीक है, फोर्स है बाई डायरेक्शन होगा। जैसे कि हमारे पास ये एक ब्लॉक है, ये ग्राउंड सरफेस पे रखा है, मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं इस पे कि ये क्या हो, इसका मास m है, ये इधर मूव करे, ठीक है। तो ये इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा, मैं फोर्स लगाऊंगा तो, ठीक है। मान लो छोटा ऑब्जेक्ट है तो मूव करना स्टार्ट कर देगा थोड़े ही फोर्स में। बट फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा बेटा। मतलब वो ये चाहेगा कि ये जो ब्लॉक है वो मूव ना करे, ठीक है। ये जो कांटेक्ट हो रहा है
इस ब्लॉक के सरफेस और ग्राउंड सरफेस के बीच में यहीं पे फ्रिक्शन काम करता है, और फ्रिक्शन ये चाहता है बेटा कि ये ब्लॉक मूव ना करे। इस वजह से जिधर हम फोर्स अप्लाई करेंगे इसको मूव कराने के लिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन अप्लाई होगा। ठीक है, ये हो गई फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन। दूसरा फोर्स है आपका बच्चों कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, इसकी भी बात हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें डिटेल में होंगी क्योंकि इन पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके पास। ठीक है, बेस्ट न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, ठीक है, ईटीसी स्प्रिंग फोर्स है। ठीक है, ढेर सारे फोर्सेस हैं कांटेक्ट में। मस्कुलर फोर्स हो गया जो कि हमको यहां पे पढ़ना नहीं है। ये तीनों फोर्स जो मैंने लिखा है उसको आपको यहां पे पढ़ना है। नॉन कांटेक्ट की बात करें तो इसमें आपका पूरा फंडामेंटल फोर्सेस आ जाते हैं। ऑल फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक, जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और ईएम फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो सारे के सारे क्या है? नॉन कांटेक्ट है, क्योंकि कांटेक्ट होता ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रेविटेशनल का एग्जांपल लूं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ऐसे ऐसे है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनको लगने के लिए बेटा टच की जरूरत नहीं पड़ती हमको, मतलब टच नहीं करना पड़ेगा, विदाउट टचिंग ये अप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपके पास काफी टाइम से आ रहा है। ठीक है, जैसे कि क्या है कि ये मार्कर है और मैं इसको छोड़ दूं। ठीक है, इसको छोड़ दे रहा हूं। सर आप बार बार एग्जाम्पल लेते हो मार्कर का, चलो बुक का ले ले रहा हूं। ये बुक है हमारे पास, बुक को ऐसे छोड़ दिया, नहीं ये नीचे गिर जाए, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, पकड़ लूंगा। तो ये क्या हो रहा है? मैं छोड़ दिया इसको, ये गिर किस रीजन की वजह से रहा है? क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है, अपने सेंटर के साइड में इसको पुल कर रही है, खींच रही है बेटा। बट क्या अर्थ ऊपर आके बुक को ले जा रही है, चल बुक मेरे पास चल, ऐसा कुछ तो सीन नहीं हो रहा है ना। जैसे ये मार्कर मैंने फेंका, ये गिर गया, अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है, तो क्या इस पे ऐसा हो रहा है? क्या अर्थ आ रही है ऊपर इसके पास, टच कर रही है और बोल रही कि आ बेटा मार्कर, चल मैं तुझे लेके चलूं, आज तुझे मैं लेके चलूं। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है ना, ये सीन ही नहीं हो रहा है। अर्थ बस अपने जगह है और वहीं से फोर्स अप्लाई कर रही है विदाउट कांटेक्ट। इसी वजह से बोला जा रहा है कि ये सारे फोर्सेस नॉन कांटेक्ट हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसमें आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब दो चार्जेस के बीच में रहेगा। जैसे यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा मैंने और यहां पे एक निगेटिव चार्ज रखा, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा बच्चों, लेकिन विदाउट टचिंग। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी फोर्स अप्लाई करेंगे और यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंतर्गत आएगा। तो ये सारी चीजें हो गई नॉन कॉन्टैक्ट के अंडर में। ठीक है, अब हम थोड़ा इसकी डिटेल बात कर लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, जो कि हमको सिलेबस में बहुत डिटेल में स्टडी करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स की। फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? आपको अभी मैंने बताया कि अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वहां पे फ्रिक्शन अप्लाई होगा बेटा। मैं अगर अर्थ सरफेस पे चल पा रहा हूं तो रीजन है फ्रिक्शन फोर्स, मैं मार्कर से लिख पा रहा हूं तो रीजन है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, मैं अगर किसी को एक कंटाप मारता हूं तो वहां पर भी फ्रिक्शन अप्लाई होता है, क्योंकि मेरा हैंड और उसका चीक दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं और कांटेक्ट में आए तो फ्रिक्शन लगना ही लगना है। ठीक है, अब जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो आप जिधर बॉडी को मोशन कराओगे, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये कंफर्म है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है हमारे पास,
ठीक है, हमारे पास नहीं है, मेरे कोई बच्चे नहीं है बेटा, मतलब किसी के पास है, अंकल आंटी किसी के पास है, किसी का बच्चा है, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो एक टॉय कार है उस बच्चे के पास, और वो क्या कर रहा है, एक रस्सी लगा के उसको खींच रहा है, एक रस्सी लगा के उसको खींच रहा है। और सपोज करो कि जिस सरफेस पे वो खींच रहा है वो सरफेस क्या है, बहुत ही रफ सरफेस, बहुत ही रफ सरफेस, बहुत ही रफ सरफेस। अगर बहुत रफ सरफेस है तो उस बच्चे को काफी ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस अपनी टॉय कार को खींचने के लिए, ठीक है। रीजन, जितना ज्यादा रफ सरफेस उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। जितना ज्यादा रफ सरफेस, अगर सरफेस ज्यादा रफ है उस केस में ये वाला जो फोर्स लग रहा है ना, ये वाला जो टॉय कार पे वो बच्चा अप्लाई कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा होगा। मतलब कि ये लड़का छोटा सा बच्चा क्या कोशिश करेगा कि इस टॉय कार को मैं खींच डालूं, लेकिन इसके अपोजिट में एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा जो कि इस टॉय कार की मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स जिधर हम बॉडी को मोशन कराएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। नेक्स्ट फोर्स है आपका नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं बुक में कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है, तो आपको डरना नहीं है, आर से भी कर सकते हो और एन से भी कर सकते हो। ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है बच्चों, ये क्या है, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है विच ऑलवेज एक्ट्स perpendicular to the surface or point of contact। ये क्या होगा कि जिस भी सरफेस पे लगेगा हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे कि ये एक ब्लॉक है हमारे पास, ये एक ब्लॉक है बेटा, और ये अर्थ सरफेस पे रखा है ग्राउंड पे, ठीक है। अब यहां पे नॉर्मल रिएक्शन दो तरीके से लगे, एक तो ये ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये जो एम मास का ब्लॉक है ये ग्राउंड पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक ये ग्राउंड लगाएगा इस ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो जो भी सरफेस पे लग रहा है कैसे, परपेंडिकुलर होके लग रहा है, ये सरफेस हमारा और ये परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। या ये ग्राउंड सरफेस और इधर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। जब भी लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, मतलब कि ये जो कांटेक्ट का पॉइंट है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब बेटा अगर आपको एक कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर ये नॉर्मल रिएक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, मार डालेंगे, तो ये गलत है, ये आपको कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि ये दोनों ही फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज पे अप्लाई हो रहे हैं बेटा, डिफरेंट बॉडीज पे अप्लाई हो रही है ये फोर्सेस, लेकिन ये अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन है, अलग अलग बॉडी पे अलग अलग बॉडीज के द्वारा अप्लाई हो रहे हैं। ये वाला जो डाउनवर्ड में नॉर्मल रिएक्शन है ये अप्लाई हो रहा है इस ब्लॉक के द्वारा ग्राउंड सरफेस पे, बॉडी अलग हुई ना, ग्राउंड सरफेस पे अप्लाई हो रहा है, कौन अप्लाई कर रहा है, ब्लॉक अप्लाई कर रहा है, जो एम मास का ब्लॉक है। और ये वाला नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा है, कौन लगा रहा है, ग्राउंड सरफेस लगा रहा है। तो ये कभी मत सोचना कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास एक सरफेस है, ये एक मास है और इधर एक मास है, दो ब्लॉक्स रखे हैं, ये स्मॉल एम का, या मास मत लिखो, कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे हवा में रखे हुए हैं ऐसे, ठीक है। मान लो कि ये है
ऐसे, एक ये और एक ये हवा में रखे हुए, तो कांटेक्ट कहां हो रहा है? इस सरफेस पे। तो ये वाला छोटा वाला ब्लॉक इस पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, और ये वाला ब्लॉक बड़ा वाला इस पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों लगाएंगे नॉर्मल रिएक्शन, बट ये इक्वल नहीं होंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। तो यहां पे सरफेस कैसा, ये वाला, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी किसकी? नॉर्मल रिएक्शन की। या सरफेस इधर वाला, तो इसके परपेंडिकुलर होगी नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, सपोज करो यही दो ब्लॉक एक साथ में ले लेता हूं, मतलब एक ये ब्लॉक है और एक इस पे छोटा सा ब्लॉक बैठा हुआ है, और ये है ग्राउंड सरफेस। अब की बात करें, ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है। अब क्या होगा? स्मॉल एम की बात करें, अगर स्मॉल एम की बात करें, तो इस पे कौन नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा बेटवा? कौन लगाएगा? ये कैपिटल एम मास वाला ब्लॉक जो है वो लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। कैसे? अपवर्ड डायरेक्शन में। ये देखो, ये देखो, ये ऊपर लगाएगा, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये किसी पे लगाएगा क्या? ये किसी पे लगाएगा क्या? लगाएगा, ये कैपिटल एम पे भी लगाएगा। ये तो वो नॉर्मल रिएक्शन है जो कि कैपिटल एम मास वाले ब्लॉक ने स्मॉल एम मास वाले ब्लॉक पे लगा रहा है। ठीक है, अगर बात करें हम कैपिटल एम मास वाले ब्लॉक की, ये जो है, अब इस पे एक तो ग्राउंड लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, एक तो ग्राउंड लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, मान लो N1 है। ठीक है, और एक कौन लगा रहा है? ये स्मॉल m लगाएगा, एक इस पे स्मॉल m लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से n। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं आप? एक तो इस पे स्मॉल m लगाएगा, कांटेक्ट हो रहा है ना, तो ये भी लगाएगा, ये भी लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, n नॉर्मल रिएक्शन, और एक ग्राउंड लगाएगा इसके ऊपर, वो भी लग रहा है। ठीक है, मान लो कि 3 ब्लॉक का सिस्टम है, और ये सारे के सारे ग्राउंड पे रखे हैं। इसका मास m1, इसका m2, इसका m3। अब क्या होगा बेटा? अब क्या होगा? क्या होगा? अब बताओ जल्दी जल्दी। देखो, M1 की बात करें अगर, अलग अलग देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। ये है M1, M1 पे कौन लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन? M2 वाला ब्लॉक लगाएगा किधर बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में, ये लगा दिया नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और कोई लगाएगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन? नहीं लगाएगा। बात करें अगर M2 की, ये है M2 हमारे पास, M2 पे कौन कौन नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है? एक तो M3 लगा रहा है, किधर? अपवर्ड डायरेक्शन में। एक तो M3 लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, N1 मान लो, और दूसरा कौन लगा रहा है? M1 भी लगाएगा बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बात करें अगर M3 मास की, M3 मास की, तो M3 मास पे एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड लगा रहा है, N2 मान लो, N1 मान चुके, N मान चुके, एक तो ग्राउंड लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में N2 नॉर्मल रिएक्शन, और एक तो M2 भी लगाएगा ना, बोलेगा तू मेरे पे लगाया तो मैं भी तेरे पे अप्लाई करूंगा नॉर्मल रिएक्शन, और करेगा। यहां पे देखो M2 और M3 दोनों कांटेक्ट में है, तो M2 लगाएगा इस पे, और कौन सा? N1। M2 लगाएगा M3 पे सॉरी N1। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन आप बना सकते हो। ठीक है, या फिर आपके पास जैसे कुछ इंक्लाइंड प्लेन है, मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, और यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एक, ये ऊपर के साइड में, जो कि ये सरफेस लगाएगा जो इंक्लाइंड प्लेन है, और ये मास लगाएगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि ये वी शेप में एक
कुछ है, इस पे एक ब्लॉक ऐसे सर्कुलर शेप में रखा हुआ है, दो जगह कांटेक्ट आ रहा है, तो ये वाला सरफेस इस पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला सरफेस इस पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ऐसे, और ये वाला सरफेस भी इस पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, ये N1 मान लो, ये N2 मान लो, ठीक है, और ये वाला भी इस पे लगाएगा कौन सा N2, और ये इस पे लगाएगा इधर N1, ठीक है। इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई होगा, और ये दोनों ही कहां से पास करेंगे, सेंटर से पास करेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट फोर्स है आपका टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से बेटा। देखो टेंशन फोर्स कहां पे लगेगा, जैसे कि कोई हमारे पास स्ट्रिंग है एक, और उस स्ट्रिंग से मैंने कुछ ब्लॉक को बांध दिया, ठीक है, तो वहां पे टेंशन फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। सपोज करो कि ये मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है, और इसको मैंने एक स्ट्रिंग से बांध दिया, ठीक है, तो यहां पे टेंशन फोर्स एक्ट करेगा, और जो टेंशन फोर्स होता है ना बच्चों, वो अवे फ्रॉम द पॉइंट एक्ट करता है, मतलब कि जहां से इस स्ट्रिंग को अटैच किया गया है इस ब्लॉक से, उस पॉइंट से अवे, ठीक है, दूर की तरफ एक्ट करेगा टेंशन फोर्स। यहां से भी स्ट्रिंग अटैच्ड है तो ये टेंशन फोर्स हो जाएगा, ठीक है, ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो टेंशन फोर्स कब काम करेगा, जब हम किसी स्ट्रिंग को क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन वी stretch a string, tension force will be generated, ठीक है, मतलब कि स्ट्रिंग अगर स्ट्रेच्ड है तभी उसमें टेंशन फोर्स काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उसी से हमने ढेर सारे ब्लॉक्स को बांध दिया है, तो उस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, जब तक स्ट्रिंग एक रहेगी तब तक टेंशन सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो ये एक स्ट्रिंग है और मैंने एक और स्ट्रिंग लगा के एक दूसरा कैपिटल M मास के ब्लॉक को यहां पर लटका दिया, तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो चेंज हो जाएगा और अवे फ्रॉम द पॉइंट काम करेगा, मतलब यहां से, और ये वाली डायरेक्शन इस पॉइंट के लिए, तो ये हो जाएगा T1 एंड दिस अगेन T1, ठीक है। तो स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज, ठीक है। तो कुछ एजम्पशंस हैं, यहां पे पहला एजम्पशन है आपका, इफ द स्ट्रिंग is massless, then the tension is same at every point, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, if the string is massive, then the tension is also same at every point when the
string is at rest are moving with constant velocity। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका, if the string is massive and accelerated, then the tension is different at all the points। ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फिर से एक बार समझो, ये जो टेंशन फोर्स होता है, इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये जो टेंशन फोर्स होता है वो ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट एक्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि टेंशन फोर्स किसी भी स्ट्रिंग में तब लगेगा जब वो स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड होगी। अगर कोई स्ट्रिंग है हमारे पास, ये मान लो कि एक स्ट्रिंग यहां से बंधी है और ये लूज स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है आपकी, ठीक है, और ये लूज है, तो यहां पे जो टेंशन फोर्स की वैल्यू होगी वो 0 होगी बेटा। ठीक है, अगर स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड रहेगी तभी वहां पे टेंशन फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, तो जब स्ट्रिंग को हम स्ट्रेच करेंगे तभी वहां पे टेंशन फोर्स जनरेट होगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है कि इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस, यदि स्ट्रिंग मासलेस है तो टेंशन हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, एक स्ट्रिंग में एक ही टाइप का टेंशन लगेगा। ठीक है, और टेंशन हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा अगर स्ट्रिंग मासलेस रहेगी। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां पे आपके पास न्यूमेरिकल में गिवन रहेगा कि स्ट्रिंग इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि अगर स्ट्रिंग मासिव है, उसका कुछ मास है, तो भी टेंशन सेम रहेगा, बट एक कंडीशन में कि स्ट्रिंग क्या हो, रेस्ट की कंडीशन में या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट कि यदि स्ट्रिंग मासिव है और एक्सेलरेटेड भी है, उस केस में एक ही सेम स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पे जो टेंशन फोर्स की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, चेंज होगी। ठीक है, एक चीज और है, स्ट्रिंग से टेंशन से, अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि एक ये स्ट्रिंग है और यहां से मास को एक लटका दिया गया है। ठीक है, अब स्ट्रिंग यहां पर क्या है, एक ही है, तो इस पूरी स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो सेम होगा। यहां पर, यहां से अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन फोर्स का डायरेक्शन T, और यहां से अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन फोर्स का डायरेक्शन T। ठीक है, सपोज करो एक पुली है हमारे पास कुछ इस टाइप की, और इसको यहां से बांध दिया गया है। यहां से एक मास लटका दिया गया M, और इधर से एक मास लटका दिया गया M1। ठीक है, अब बोल रहा है कि यहां पे टेंशन फोर्स बताओ, डायरेक्शन बताओ। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है जिससे ये पुल्ली लटक रही है बेटा, पुल्ली, ठीक है, उसके लिए टेंशन अलग होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग अलग है और ये वाली स्ट्रिंग अलग है। तो यहां पर टेंशन क्या हो जाएगा, T, और यहां से अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन T। ठीक है, अब ये वाली स्ट्रिंग अलग है बेटा,
ठीक है, क्या लिखा है कि स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, और स्ट्रिंग अगर डिफरेंट हुई तो टेंशन भी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, टेंशन ऊपर की तरफ काम करेगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट T1 टेंशन, यहां से T1 टेंशन। इस वाले ब्लॉक के लिए टेंशन फोर्स की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट T1 अगेन, और इधर भी T1 अगेन। ठीक है, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग क्या है बेटा, सेम है, जैसे m मास का ब्लॉक और m1 मास का ब्लॉक लटकाए गए हैं। ठीक है, बट ये वाली जिससे पुली लटक रही है ये स्ट्रिंग अलग है, इस वजह से इसमें टेंशन T है और इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, T1 है। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, ये दो पुली हैं, एक मास यहां पर लटका है, कैपिटल M मास का एक ब्लॉक। ठीक है, अब यहां पे टेंशन फोर्स बनानी है बेटा। देखो ये स्ट्रिंग यहां पे इसमें टेंशन बनाते हैं, तो अवे फ्रॉम द पॉइंट ये हो जाएगा टेंशन T, यहां से अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन T। ठीक है, आगे आओ, यहां से अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन T, यहां से भी अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन T। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्या है, सेम चल रही है अभी तक। फिर ये घूमी ऐसे यहां पर, यहां से अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन T, यहां से अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन T। इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगा क्योंकि एक ही स्ट्रिंग का यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो पुली है यहां से एक दूसरी स्ट्रिंग का यूज करके एक m मास के ब्लॉक को लटकाया गया है। ठीक है, स्मॉल m मास के, तो यहां पर टेंशन इस स्ट्रिंग के लिए चेंज हो जाएगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन T1 और यहां से अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन T1। ठीक है, ये स्ट्रिंग अलग है, इस वजह से इस स्ट्रिंग में एक टेंशन अलग फोर्स लगेगा, और ये वाली स्ट्रिंग पूरी की पूरी एक सेम है, तो इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह क्या दिख रहा है आपको, टी 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 टी। ठीक है, टी 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 दिख रहा है ना यहाँ पे, जैसे कि यहां से एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को लटकाया गया है जिसका मास m1 है, इसी ब्लॉक को एक दूसरे स्ट्रिंग से यहां पे बांध दिया गया है। ठीक है, और फिर इसी ब्लॉक को इधर भी यहां से बांध दिया गया है, सेम ब्लॉक को। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहा है कि फाइंड टेंशन। ठीक है, टेंशन निकालना है। अब देखो ये वाली स्ट्रिंग के लिए अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन T, यहां पे टच हो रहा है तो अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन T। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रिंग है इसके लिए टेंशन अगर ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट से अवे और टेंशन क्या होगा, T1 हो जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग चेंज, और यहां से अवे फ्रॉम द पॉइंट अगेन टेंशन T1 क्योंकि यहां भी स्ट्रिंग क्या है हमारी सेम, उसी सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा हर एक पॉइंट पे। यहां पे अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन T2, यहां से अवे फ्रॉम द पॉइंट अगेन टेंशन T2, क्योंकि ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग क्या है, सेम है, तो इसमें टेंशन T2, इसमें टेंशन T और इसमें टेंशन T1। हर एक स्ट्रिंग के लिए अलग अलग टेंशन होगा, अगर स्ट्रिंग अलग तो टेंशन अलग, और अगर स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। ठीक है, अब मान लो एक क्वेश्चन है कि कोई दो आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स हैं, दो आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स हैं, एक ये स्ट्रिंग है जिससे मास 2 kg का यहां पे लटका दिया गया है। ठीक है, और सेम लेंथ की एक स्ट्रिंग है और इससे भी 2 kg का मास लटकाया गया है। ठीक है, इसकी लेंथ मान लो L है, स्मॉल l, और इसकी भी लेंथ स्मॉल l है। अब इस केस में सर स्ट्रिंग तो अलग अलग हो गई, बट आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स हैं, सब कुछ आइडेंटिकल है, जो मास लटका हुआ है वो भी आइडेंटिकल है। देखो यहां पर क्या होगा कि स्ट्रिंग आपने सेम रखा और मास अगर सेम
लटकाया है आपने, तो उस केस में क्या होगा, टेंशन फोर्स सेम रहेगा, क्योंकि जब 2 केजी इस स्ट्रिंग पे लटका हुआ है और 2 ही केजी अगले वाले भी स्ट्रिंग पे लटका हुआ है, तो टेंशन फोर्स जो होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि सेम स्ट्रेच आएगा वहां पे। ठीक है, तो यहां पर इस स्ट्रिंग में भी टेंशन सेम रहेगा टी टी, और यहां भी इस स्ट्रिंग में भी टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा टी अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, अगर सब कुछ आइडेंटिकल दे रहा है, मास भी स्ट्रिंग भी, तो टेंशन सेम होगा, भले ही अलग अलग स्ट्रिंग है। मतलब 2 टाइप से ब्लॉक को बांधा गया है, सेम मास के ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद बच्चों वेट। ठीक है, ये जो फोर्स होता है, ये सभी को पता है कि ये क्या होता है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। ठीक है, अर्थ सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर के साइड में खींचती है और वही वेट बोला जाता है। जैसे कि एक स्ट्रिंग है और यहां से एक मास को बांध दिया गया है। ठीक है, अब इसका जो वेट होगा, मान लो m मास है, तो इसका जो वेट होगा वो mg होगा, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि, ठीक है, सपोज करो एक ये इंक्लाइंड प्लेन है आपके पास, यहां पे एक मास है m, मतलब एक ब्लॉक है m मास का। अब यहां पे देखो वेट ये होगा mg। ठीक है, अगर यहां पे नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन बनाओगे तो परपेंडिकुलर टू द पॉइंट, और इधर भी ये n। ठीक है, और कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये जो ब्लॉक है वो इधर मूव करेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा, इसको मूव करने की कोशिश नहीं करने देगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेगा। ठीक है, जैसे कि ये है, यहां पे ये अर्थ है, मान लो अर्थ सरफेस, और यहां पे एक ब्लॉक रखा गया है। ठीक है, एक ब्लॉक यहां पर भी रख दिया गया, एक ब्लॉक इधर रखा गया। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, ये इसका सेंटर है, इसका मास है m1, इसका है m2, इसका है m3। ठीक है, अब यहां पर जो वेट वाला फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। ठीक है, मतलब ये कौन सा होगा, m1g, ये भी अर्थ के सेंटर के साइड में m2g, और ये m3g। ठीक है,